हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कॉम्पिटिटर्स क्लब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले एक पोस्ट में हमने आपसे सजेशंस मांगे थे कि हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक पर आधारित हो। आप में से ज़्यादातर लोगों ने ये सजेस्ट किया कि ये वीडियो जो है अधिनियम के एमसीक्यू पर आधारित होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अधिनियम पर आधारित एमसीक्यूज, लेकिन उससे पहले हम कुछ नियमों के बारे में जान लें। इस एमसीक्यू के नियम नहीं, उन नियम की हम बात कर रहे हैं जो केंद्र सरकार ने बनाए हैं उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। दो नियम, एक जो डायरेक्ट सेलिंग यानी प्रत्यक्ष बिक्री पर आधारित है और दूसरा जो ई कॉमर्स यानी कि ई वाणिज्य पर आधारित है, उनकी चर्चा हम पहले थोड़ी कर लेते हैं, उसके पश्चात हम एमसीक्यू देखेंगे। दोनों जो है रिसेंट नियम है, एक साल पहले आया है और एक जो है रिसेंटली आया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिसेंट नियम को। तो पहला नियम हम देख रहे हैं उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम। – 2021 का ये नियम है। तो धारा 1 जो है इसके संक्षिप्त नाम के बारे में बताती है। धारा 1 इसके संक्षिप्त नाम, इसका संक्षिप्त नाम है उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम। प्रत्यक्ष बिक्री यानी डायरेक्ट सेलिंग। धारा 2 बताती है कि कब से लागू होगी और किस पर लागू होगी। तो ये लागू हुई है 28 दिसंबर 2021 से। देखिए बहुत रिसेंट नियम है, एक महीने पहले ही 28 दिसंबर 2021 से लागू है। किस पर लागू? किस पर लागू, इस पर चर्चा करने से पहले हम जान लेते हैं कि प्रत्यक्ष बिक्री है क्या। प्रत्यक्ष बिक्री क्या है, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई क्या है, प्रत्यक्ष विक्रेता कौन है, इसके बारे में धारा 3 में दी हुई है, परिभाषा में दी गई है। लेकिन किस पर लागू होता है ये समझने से पहले हमें उन टर्म्स को समझना जरूरी है, इसलिए पहले हम देख लेते हैं परिभाषाएं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रत्यक्ष बिक्री इकाई क्या होती है। प्रत्यक्ष बिक्री इकाई यानी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। तो प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का मतलब है कि जो प्रत्यक्ष विक्रेता के माध्यम से, डायरेक्ट सेलर के माध्यम से कोई वस्तु या फिर सेवाएं जो है बेचती है, वो कहलाती है प्रत्यक्ष बिक्री इकाई। जो प्रत्यक्ष विक्रेता के माध्यम से वस्तुएं यानी गुड्स या फिर माल की बिक्री या फिर प्रस्थापना, सप्लाई करती हैं, वो इकाई जो है कहलाती है प्रत्यक्ष बिक्री इकाई। तो देखिए केवल बिक्री से मतलब नहीं है, प्रस्थापना यानी कि उनकी सप्लाई भी करती है। यानी कि अगर कोई यूनिट जो है डायरेक्ट ना बेचकर उसको पार्सल वगैरह के थ्रू जो है आपके पास भेज रही है, तो वो भी कहलाएगी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई। अब प्रत्यक्ष विक्रेता कौन है? प्रत्यक्ष विक्रेता, तो इस कार्य के लिए, बिक्री के लिए किसी व्यक्ति को, किसी एंटिटी को जो है के साथ प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का जो है एग्रीमेंट होगा, लिखित संविदा होगी कि आप हमारे बिहाफ में या हमारे प्रोडक्ट को जो है बेच सकते हैं। तो जिसके साथ ये संविदा होगी वो कहलाएगा प्रत्यक्ष विक्रेता। यानी प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा इस व्यवसाय के लिए, जिस भी व्यवसाय की बात कर, डायरेक्ट सेलिंग का जिस व्यवसाय की हम बात कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, इस व्यवसाय के लिए विधिक लिखित संविदा द्वारा
प्राधिकृत व्यक्ति वो कहलाएगा प्रत्यक्ष विक्रेता। तो प्रत्यक्ष बिक्री इकाई जो है किसी व्यक्ति के साथ लिखित संविदा करेगी, रिटन एग्रीमेंट करेगी कि आप जो है इस व्यवसाय के लिए हमारे द्वारा प्राधिकृत हैं। और विधिक का मतलब कि ये जो एग्रीमेंट होगा इसको विधि के समक्ष, कानून के समक्ष जो है पेश किया जा सकता है। ऐसी संविदा जो है की जाएगी, यानी कोरे कागज पे नहीं की जा सकती, तो कानूनी कार्यवाही द्वारा ऐसी लिखित संविदा की जाएगी। और जो भी प्राधिकृत व्यक्ति होगा प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा, उसके वस्तु एवं सेवाओं के विक्रेता के लिए वो कहलाएगा प्रत्यक्ष विक्रेता। तो प्रत्यक्ष बिक्री इकाई की जो हम बात कर रहे थे, जो प्रत्यक्ष विक्रेता के माध्यम से वस्तु एवं माल की बिक्री या फिर प्रस्थापना करती है, इसमें क्या शामिल नहीं है, ध्यान देंगे। प्रत्यक्ष बिक्री इकाई में जो है पिरामिड स्कीम, या धन परिचालन स्कीम शामिल नहीं है। अब ये चीजें क्या है, शामिल नहीं, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई में ये चीजें शामिल नहीं है, पिरामिड स्कीम और धन परिचालन स्कीम। तो पिरामिड स्कीम को आप बहुत सिंपल से समझेंगे, जो मार्केटिंग बिजनेस होता है, चैन मार्केटिंग बिजनेस होता है कि आप अपने नीचे 3 लोग जोड़िए, वो 3 लोग अपने नीचे जो है 3 लोग जोड़ेंगे, उसके बदले में आपको इंसेंटिव मिलेगा, वो स्कीम कहलाती है पिरामिड स्कीम। वो इसमें शामिल नहीं है प्रत्यक्ष बिक्री इकाई में। और धन परिचालन स्कीम मतलब जो चिट फंड वगैरह जो चीजें हैं वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये हमने देखा प्रत्यक्ष बिक्री इकाई, प्रत्यक्ष विक्रेता। अब किस पर लागू हो रहा है इस पर हम आते हैं। तो उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम जो है ये लागू होगा उन सभी वस्तुओं पर जो प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदी या बेची गई हैं। प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदी अथवा बेची गई माल या फिर सेवाएं, दोनों वो इसके अंतर्गत आएंगी, यानी ये नियम उन पर लागू होगा। प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडल, प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडल, यानी अलग अलग प्रकार से अगर प्रत्यक्ष बिक्री के बिजनेस चल रहे होंगे तो वो सारे प्रकार के बिजनेस जो हैं वो आ जाएंगे आपके सभी मॉडल में। इसके अलावा भारत में जो माल या फिर सेवाएं प्रदान करने वाली प्रत्यक्ष बिक्री इकाई हैं वो सारी भारत की प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयां। इसके अलावा कोई इकाई यदि भारत में नहीं है लेकिन भारत में अपने माल या फिर वस्तुओं को प्रत्यागित करती हैं, माफ कीजिए, उनकी प्रस्थापना करती हैं, यानी उनकी डिलीवरी करती हैं, तो वो भी जो है इस पर उन पर भी जो है ये लागू होगा। तो ध्यान देंगे, भारत से बाहर की इकाई, भारत से बाहर की इकाई जो भारत में माल या फिर वस्तुओं की प्रस्थापना करती है, यानी डिलीवरी देती है, वो भी जो है इस पर लागू, वो भी जो है इस नियम के अंतर्गत आएंगी। तो ये 4 पॉइंट्स याद रखेंगे। प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदी बेची गई सारे प्रकार की वस्तुएं, प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडल, भारत की जो इकाइयां हैं प्रत्यक्ष बिक्री में संलग्न है वो, या फिर भारत के बाहर की इकाई जो भारत में वस्तु या फिर सेवा की डिलीवरी करती हैं, उनकी प्रस्थापना करती हैं, उन सब पर जो है ये नियम लागू होगा। तो इंपॉर्टेंट, प्रत्यक्ष बिक्री इकाई में क्या शामिल नहीं है वो ध्यान देंगे। पिरामिड स्कीम, धन परिचालन स्कीम शामिल नहीं है। अब
जो भी यूनिट, जो भी एंटिटी जो है प्रत्यक्ष बिक्री में संलग्न है, उनको अपने रजिस्टर्ड कार्यालय में, उनका एक रजिस्टर्ड कार्यालय होगा जिसका एक भौतिक पता होगा, यानी जिसके एड्रेस को आप एड्रेस कर सकें, पता लगा सकें, अगर कानूनी कार्रवाई करनी हो तो जहां पर जाया जा सके, जहां से डॉक्यूमेंट्स वगैरह लिए जा सकें, ऐसा एक भौतिक कार्यालय होगा। उस भौतिक कार्यालय में, उस रजिस्टर्ड कार्यालय में क्या क्या दस्तावेजें रखी जानी हैं प्रत्यक्ष बिक्री इकाई द्वारा, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखें। धारा 4, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में अपेक्षित दस्तावेज, क्या क्या दस्तावेज वहां पर होना चाहिए। तो निगमन प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, तो जो भी फर्म या फिर जो भी इकाई काम कर रही है वो पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, वो कोई कंपनी हो सकती है, वो कोई जो है प्रोप्राइटरशिप वाली एंटिटी हो सकती है। तो उनसे संबंधित जो भी उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह के कागजात हैं वो उनके पास होना चाहिए, निगमन प्रमाण पत्र होना चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो सकता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये सब डिपेंड करेगा कि वो कंपनी है कि किस प्रकार की जो फर्म है। एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं संयम ज्ञापन, और संयम अनुच्छेद, ये सब उसके पास होने चाहिए। उसके अलावा फर्म का पैन होना चाहिए, परमानेंट अकाउंट नंबर, टिन वगैरह हैं तो टिन वगैरह होने चाहिए, टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। उसके अलावा उसके पास जो है आईटी रिटर्न होना चाहिए, इनकम टैक्स रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं आयकर विवरणी, पेन मतलब स्थायी खाता नंबर। उसके अलावा जो है उसकी बैलेंस शीट उसके पास होनी चाहिए, बैलेंस शीट, ऑडिट रिपोर्ट होनी चाहिए, जो उसका पिछला ऑडिट हुआ है उसका रिपोर्ट होना चाहिए। प्रत्यक्ष विक्रेता जो इनके साथ संविदा में है, जो इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, उनकी सूची होनी चाहिए, प्रत्यक्ष विक्रेताओं की सूची। उस सूची में उनका नाम, पता, उनके पहचान और पते होने चाहिए, जीएसटी रजिस्ट्री होनी चाहिए, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का धंधा करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। यानी डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार का कारोबार करते हैं। अगर मेडिकल बिजनेस से हैं तो फिर उनके पास उससे संबंधित रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिस भी प्रकार का वो धंधा कर रहे हैं, जिस भी प्रकार का व्यवसाय कर रहे हैं, उससे संबंधित सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं उनके पास होने चाहिए। टैक्स डिडक्शन और कलेक्शन रिटर्न्स के अकाउंट होने चाहिए उनके पास। मतलब वो सारी चीज़ें जिससे इनके वैध होने का, क्या किस प्रकार का व्यवसाय करते हैं उसका पता चल सके, उस संबंध में उनको लाइसेंस वगैरह मिला है कि नहीं वो पता कर सकें, कौन इनके डायरेक्ट सेलर्स हैं उनके बारे में पता चल सके, क्या इनका बैलेंस शीट क्या है, किस प्रकार इनके रिटर्न रहे हैं, आयकर पटाते हैं नहीं पटाते हैं, कितना पटाते हैं, ये सारा चीज़ जो है इनके पास होना चाहिए उनके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में। धारा 4 इसके बारे में उपबंध करती है। अब 5 जो है इनके दायित्व के बारे में उपबंध करती है। दायित्व, इनके क्या दायित्व होने चाहिए।
तो बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे। पहला, इनका दायित्व है कि ये रजिस्ट्रीकृत हो। रजिस्ट्रीकृत हो तो रजिस्ट्रेशन के दायित्व लेना, रजिस्ट्रेशन के जो सर्टिफिकेट्स वगैरह लेना जो है वो इनका दायित्व हो। भारत में इनका भौतिक पता हो। भौतिक पता यानी जिसको ट्रेस किया जा सके। ऐसा नहीं कि वेबसाइट में कोई पता दिया हो या फिर सर्टिफिकेट्स वगैरह में कोई पता हो लेकिन उसका वास्तव में कोई अस्तित्व ना हो, तो उनका भौतिक पता हो भारत में। घोषणा पत्र की पिरामिड स्कीम या फिर धन परिचालन स्कीम में ये संलग्न नहीं है, यानी पिरामिड स्कीम या धन परिचालन स्कीम में असंलग्नता का घोषणा ये घोषणा करेंगे कि पिरामिड स्कीम या धन परिचालन स्कीम में ये संलग्न नहीं है। उसके अलावा जो भी इसके संपर्क अधिकारी होंगे, जो भी शिकायत अधिकारी होंगे, जो भी इनके प्रमुख होंगे, उनके संबंध में संपर्क, उनके संबंध में जानकारी, उनके शिकायत अधिकारी कौन होंगे, प्रबंध में कौन कौन है, उसके अलावा जो चीज़ें ये बेच रहे हैं उनके कीमत वगैरह के बारे में जानकारी जो है, अद्यतन जानकारी, लेटेस्ट जानकारी दिया जाना इनका दायित्व है। अगर इनका वेबसाइट है तो वेबसाइट जो है अद्यतन हो, यानी जो भी जानकारी ये सब दी गई है उनके वेबसाइट में वो अपडेटेड हो, ये सब जो है इनका दायित्व है। तो वेबसाइट में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए? वेबसाइट में कि जो इनका फर्म है, इनका जो इकाई है, इकाई का रजिस्ट्रीकृत नाम क्या है, इकाई का जो है पता, भौतिक पता और साथ में ही जो इलेक्ट्रॉनिक पता है वो भी, फिर ग्राहक सेवा अधिकारी अगर कोई है या फिर ग्राहक सेवा या फिर शिकायत के संबंध में कोई अधिकारी हैं तो उनके संपर्क का ब्यौरा ये दिया जाना है। उसके अलावा जो भी इनके प्रोडक्ट्स वगैरह हैं, प्रोडक्ट या सेवाएं जो हैं, माल या फिर सेवाएं हैं, उनके कीमत, उनके गारंटी, उनकी डिलीवरी, उनका भुगतान, उनका रिफंड, उनका रिप्लेसमेंट, अगर कोई फी लगनी है उसके अलावा या फिर प्रभार लगना है, कोई शुल्क लगना है, तो इन सब की जो है जानकारी वहां पर अद्यतन हो। अगर कोई वस्तु या फिर सेवा वहाँ पे खरीदते हैं तो उसके कीमत, उसकी डिलीवरी कब तक होगी, उसके विक्रेता कौन है, यानी उसके सेलर कौन है, कौन सी कंपनी का है, उसकी वारंटी आदि क्या है, अगर उसका रिप्लेसमेंट होना है तो कितने दिनों में होना है, उसकी पॉलिसी क्या है, उस पर कुछ फीस लगना है क्या, ये सारे के सारी जानकारी जो है देना उनका दायित्व है। किसका? जो आपके प्रत्यक्ष बिक्री इकाई हैं उनका। ये तो प्रत्यक्ष बिक्री इकाई का दायित्व हो गया जो प्रत्यक्ष बिक्री में का बिजनेस करती है। अभी अगर वो प्रत्यक्ष बिक्री जो है डायरेक्ट सेलर्स के माध्यम से कर रही है, डायरेक्ट सेलर्स इस काम में अगर लगे हुए हैं, तो डायरेक्ट सेलर्स का क्या दायित्व होता है उसके बारे में भी दिया हुआ है 6 में। जो डायरेक्ट सेलर्स है या जिसको हम लोग सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर सेल्समैन के नाम से जानते हैं बहुत सिंपल से, उसके क्या
दायित्व हैं। प्रत्यक्ष विक्रेता के दायित्व, देखिए बिना अनुमति वो उपभोक्ता के परिसर में, बिना पूर्व अनुमति के वो उपभोक्ता के परिसर में, घर में, ऑफिस में नहीं घुस सकता। ध्यान देंगे, पूर्वानुमति बगैर उपभोक्ता के परिसर में नहीं जाना, ये उसका दायित्व है भाई, कि वो पहले पूर्वानुमति ले, उसके बाद ही जो है परिसर में या फिर घर में जो है दाखिल हो। दूसरा, कोई ऐसा साहित्य नहीं देना जिसकी अनुशंसा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने, यानी कि प्रत्यक्ष बिक्री इकाई ने नहीं की है। अपनी तरफ से कुछ नहीं बेचेंगे। ऐसा साहित्य का ना दिया जाना जिसकी अनुशंसा प्रत्यक्ष बिक्री इकाई ने ना की हो। वो जो है आपसे ये अपेक्षा नहीं करेगा कि आप उसका माल या उसकी वस्तु जो है आप खरीदेंगे ही, यानी खरीदने की अपेक्षा ना रखना। तो वो कोई जबरदस्ती नहीं करेगा, वो आपसे ये अपेक्षा नहीं रखेगा कि आप जो है उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे ही, और वो कोई ऐसा दावा नहीं करेगा जिसका दावा जो है प्रत्यक्ष बिक्री इकाई नहीं करती। यानी उस प्रोडक्ट के बारे में जो भी दावा है उस प्रोडक्ट में तो लिखा ही रहेगा, वो तो उसमें प्रिंट ही होता है। उसके अलावा अगर कोई बढ़ चढ़कर दावा करता है तो ऐसा कुछ दावा जो है वो नहीं करेगा। ये डायरेक्ट सेलर प्रत्यक्ष विक्रेता के दायित्व हैं। बिना अनुमति के किसी के घर, किसी के परिसर में नहीं घुसेगा, कुछ ऐसा साहित्य नहीं देगा जिसकी अनुशंसा जो है डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने नहीं की है। आपसे अपेक्षा नहीं करेगा कि आप उसका प्रोडक्ट खरीदेंगे ही। इसके अलावा जो है वो कुछ ऐसा दावा नहीं करेगा जिसके बारे में डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी ने या फिर उस प्रोडक्ट पे वारंटी पर जो है नहीं लिखा हुआ है। ये उसके दायित्व हैं। अब प्रत्यक्ष विक्रेता कौन नहीं हो सकते, प्रत्यक्ष विक्रेता कौन बन सकते हैं, कौन नहीं बन सकते। प्रत्यक्ष विक्रेता कौन नहीं हो सकते, देखते हैं। नहीं बन सकते, कौन नहीं बन सकते, यानी कौन जो है इस बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में संलग्न नहीं हो सकते। ऐसे व्यक्ति जो पिछले 5 साल में, पिछले 5 वर्षों में दिवालिया घोषित किए गए हों या फिर सिद्ध दोषी हों। पिछले साल का उनका 5 साल का उनका ट्रैक रिकॉर्ड ये बोलता है कि वो या तो दिवालिया घोषित कर दिए गए हों या फिर सिद्ध दोषी हों, किसी अपराध में दोषी पाए गए हों। ऐसे व्यक्ति प्रत्यक्ष विक्रेता, डायरेक्ट सेलर नहीं बन सकते। और जो विकृत मानसिकता के हैं, विकृत चित्त के व्यक्ति, वो भी इस प्रकार के बिजनेस में संलग्न नहीं हो सकते। तो ये ध्यान देंगे, ये प्रत्यक्ष विक्रेता के कार्य में संलग्न नहीं हो सकते जो पिछले 5 वर्ष में या तो दिवालिया घोषित हों या फिर सिद्ध दोषी हों। इसके अलावा अगर वो विकृत चित्त के हों, मानसिक रूप से अस्वस्थ हों, तो वो जो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं जा सकते। इसके बारे में नहीं बन सकते वाली जो बात है असंलग्नता, वो धारा 8 में दी गई है। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं इसमें, हम उसके बारे में आपको रिकमेंड करेंगे। कोई प्रश्न यदि इनसे पूछता है तो, यानी जैसे दायित्व क्या है, क्या उनके कर्तव्य हैं, फेयर प्रैक्टिस उनको कैसे करना चाहिए, गलत तरीके नहीं अपनाने चाहिए उनको बिजनेस के लिए, ये सारी बातें जो है इनसे संबंधित अगर प्रश्न पूछता है तो आप मॉरली, नैतिक रूप से सोचिए, सैद्धांतिक रूप से, आइडियली सोचिए कि क्या होना चाहिए। और यकीन मानिए जो आप सोचेंगे आइडियली कि ऐसा होना चाहिए, नियम में वैसा ही है। तो उन सारे चीज़ों को, सारे पॉइंट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप
जो ऑप्शंस आएंगे उनको देखकर समझ सकते हैं कि ऐसा किया जाना चाहिए अथवा ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए जो जरूरी बातें हैं उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे हैं। ठीक, अब अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है, प्रत्यक्ष बिक्री नियम का अगर उल्लंघन होता है, तो इसके बारे में दंड या फिर इसके बारे में शास्ति इस नियम में नहीं दिया हुआ है। तो प्रत्यक्ष बिक्री के नियम का यदि उल्लंघन होता है तो उसको सुसंगत दंड या फिर शास्ति दी जाएगी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन। ध्यान देंगे, इस नियम का उल्लंघन होता है तो जो भी कार्रवाई होगी वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अधीन होगी। ये पहला नियम हमने देखा। दूसरा नियम हम देखने वाले हैं प्रत्यक्ष ई कॉमर्स से संबंधित नियम, यानी ई वाणिज्य से संबंधित नियम। उसमें हम सिर्फ कुछ एक परिभाषाओं को देख लेते हैं। बाकी जो दायित्व वगैरह हैं, आप ध्यान देंगे, जो दायित्व हैं प्रत्यक्ष विक्रेता के, जो दायित्व हैं लगभग उसी प्रकार के आइडियल दायित्व जो होंगे आपके ई कॉमर्स पर, जो भी मार्केट प्लेस होंगे या ई कॉमर्स के जो एंटिटी होंगे, ई वाणिज्य के जो विक्रेता होंगे, उनके भी लगभग वही सब दायित्व होंगे। तो उन सब पर हम डिटेल से चर्चा नहीं करेंगे, परंतु फिर भी चलिए देख लेते हैं ई वाणिज्य या ई कॉमर्स नियम। 2020 का ये नियम है, इस पर संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। तो धारा 1 में इसके संक्षिप्त नाम के बारे में दिया हुआ है। इसका संक्षिप्त नाम है उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020। कब से लागू है इसके बारे में भी धारा 1 में दिया हुआ है। तो ये लागू है 23 जुलाई 2020 से। किन पर लागू होगा, धारा 2 में इसके बारे में दिया हुआ है कि किस पर लागू होगा। किस पर लागू होगा, तो किस पर लागू होगा, ये लागू होगा डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर, यानी अंकीय। जो इसका अनुवाद होता है हिंदी में वो थोड़ा सा नहीं समझने लायक होता है। जैसे अंकीय से आप क्या समझेंगे, तो यह है डिजिटल। अंकीय यानी डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर खरीदी बेची गई वस्तुएं, ये शामिल होंगी, वस्तुएं या फिर सेवाएं। तो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल या फिर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर जो खरीदी गई या बेची गई वस्तु या फिर सेवाएं हैं वो शामिल होंगी। दूसरा किस पर लागू होंगे कि ई कॉमर्स के जो बाजार स्थल हैं, ई वाणिज्य के बाजार स्थल, मार्केट प्लेस, बाजार स्थल और तालिका मॉडल, इन्वेंट्री मॉडल, तालिका मॉडल सहित ई वाणिज्य के सभी मॉडल, उन पर यह लागू होगी। इसके अलावा बहुप्रणाली, एकल बॉन्ड, एकल ब्रांड, मल्टी चैनल सिंगल ब्रांड। इसके अलावा जो वहां पर फुटकर विक्रेता हैं, जो रिटेल सेलर्स हैं, यानी ई वाणिज्य के फुटकर विक्रेता, फुटकर विक्रेता मतलब रिटेलर्स जो हैं, रिटेल सेलर्स हैं, वो सारे जो हैं इस पर शामिल होंगे। अभी कुछ चीजें यहां पर आ गई हैं, इनके बारे में 3 में दिया हुआ है कि ये ई वाणिज्य के बाजार स्थल क्या हैं, मार्केट प्लेस जिनके बारे में बात की जा रही है, तालिका मॉडल क्या है इसके बारे में,
तो इसके बारे में 3 में दिया हुआ है परिभाषाओं में। ई वाणिज्य के बाजार स्थल या फिर जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्लेस। तो ई कॉमर्स के मार्केट प्लेस क्या होंगे? वो एंटिटी जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं, किसके लिए? ई कॉमर्स के लिए। यानी जो क्रेता विक्रेता, खरीदने और बेचने वाले के बीच जो एक प्लेटफॉर्म, जो एक मीडिएटर का काम करती है, जो भी कंपनी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है, वो कहलाता है मार्केट प्लेस, ई वाणिज्य के बाजार स्थल। यानी बहुत सिंपल भाषा में बोले जाए तो जो ई कॉमर्स के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए। वो जो है आपका ई कॉमर्स का बाजार स्थल। तालिका मॉडल या तालिका ई वाणिज्य इकाई, तालिका ई वाणिज्य इकाई, इसकी हम बात कर रहे हैं। तालिका इन्वेंट्री, तालिका ई वाणिज्य इकाई कौन इकाई होती हैं? जो इन्वेंट्रीज का स्वामित्व रखती हैं, जो तालिका या फिर इन्वेंट्रीज का स्वामित्व रखती हैं, ओनरशिप जिनके पास है, वो इकाइयां, वो जो एंटिटी हैं, वो कहलाती हैं तालिका ई वाणिज्य इकाई। और ई वाणिज्य इकाई क्या है? तो ई वाणिज्य इकाई में वो सारे एंटिटी शामिल हो जाएंगे जो या तो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती हैं, या फिर उसका रखरखाव करती हैं, उसका मैनेजमेंट करती हैं, या जो सेलर्स हैं, वहां पर जो रिटेल सेलर्स हैं आपके ई कॉमर्स में, वो सारे के सारे जो हैं वो ई वाणिज्य इकाई में आ जाएंगे। तो ई वाणिज्य इकाई में कौन कौन आ रहे हैं? पहला, ई वाणिज्य इकाई। ई वाणिज्य इकाई में एक तो आप क्या आ रहे हैं कि ई कॉमर्स यानी ई वाणिज्य के प्लेटफॉर्म प्रदाता, जो प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, जो इस प्लेटफॉर्म का प्रबंधन करता है यानी मैनेजमेंट करता है, या फिर इसका रख रखाव करता है, मेंटेनेंस करता है। उसके अलावा ई कॉमर्स के जो रिटेल सेलर्स हैं, के जो विक्रेता हैं, फुटकर लिखने के बजाय सीधा लिखना चाहिए, जो विक्रेता हैं वो सारे के सारे लोग जो हैं ई वाणिज्य इकाई में आ जाते हैं। यानी प्लेटफॉर्म प्रदान करने वाला, इसके अलावा प्लेटफॉर्म का मेंटेनेंस करने वाला, और उसके अलावा जो सेलर्स हैं वहां पर, वो सारे के सारे जो हैं ई वाणिज्य इकाई में आ जाते हैं। धारा 4 में कर्तव्य के बारे में दिया हुआ है। तो जो भी ई वाणिज्य इकाई है, जो भी ई कॉमर्स एंटिटी है, जो पहला नियम हमने देखा उसी की भांति, अब चूंकि ये ई कॉमर्स वाली इकाई है, लेकिन फिर भी इनका एक रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का भौतिक पता होगा, ध्यान देंगे, क्योंकि इनके खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई समन अगर दिया जाता है, तो किसी पते पर इनको ट्रेस करना होगा ना भाई। वेबसाइट में तो जाकर आप समन नहीं दे सकते, या फिर वेबसाइट में जाकर गिरफ्तारी तो नहीं कर सकते। तो ये जितने भी एंटिटीज हैं उनका एक भौतिक पता होना जरूरी है, ध्यान रखेंगे। तो भौतिक पता रखना ये इनका दायित्व है। उसके अलावा चूंकि सारा चीज अब वेबसाइट में होगा, तो जितने भी डिटेल्स हम लोग वहां पर बात कर रहे थे, जो भौतिक कार्यालय में होना चाहिए था, जो भी रजिस्टर या फिर जो भी सर्टिफिकेशन वगैरह, वो उनके भौतिक कार्यालय में तो होगा ही। उसके अलावा
इन सारे चीज़ों को ये अपने जो वेबसाइट हैं उस पर अपडेट रखेंगी। तो इनके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, माल हैं, जो भी इनके टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो प्राइजेस हैं, रिफंड की जो नीति है, शिकायत करने के लिए हेल्पलाइन नंबर है, शिकायत का कितने दिनों में निपटान होना है, किससे संपर्क किया जा सकता है रिफंड वगैरह में, उसका प्रोसेस क्या है, किस प्रकार से होगा, उसकी रीति क्या है, ये सारी की सारी चीजें जो है अपडेट रखना ये इनका कर्तव्य है। इससे संबंधित एक चीज इंपॉर्टेंट ये है कि जो शिकायत निवारण तंत्र होगा इनका, ग्रीवेंस रिड्रेसल होगा, तो इनकी ये जिम्मेदारी होगी कि कोई भी शिकायत यदि इनके पास आती है ट्रांजैक्शन वगैरह से रिलेटेड, तो उसका निपटान ये 1 महीने के अंदर करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, शिकायत निपटान जो होगा वो होगा 1 महीने के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी यही है कि इस नियम का अगर यदि उल्लंघन होता है तो जो कार्रवाई होगी वो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपबंधों के तहत होगी। बाकी सारी चीजें जैसा मैंने पहले बताया सब आइडियल हैं, नैतिक रूप से हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं जिनमें पूछा जाता है कि उनके कर्तव्य क्या हो सकते हैं, तो वहां पर आप ध्यान देंगे कि वहां पर नैतिकता का ध्यान रखा जाएगा, मोरालिटी का ध्यान रखा जाएगा, अनैतिक कार्य जो है वहां पर नहीं किए जाएंगे किसी भी प्रकार के। एक महत्वपूर्ण बात जो भी हम देख रहे हैं कि क्या क्या लागू होता है, क्या क्या नहीं लागू होता, सारी चीजें हम देख रहे हैं। दोनों नियमों में हमने देखा, तो हमने देखा कि किन किन चीजों पर ये जो नियम है लागू होते हैं। उसमें एक एक पॉइंट आप याद रखेंगे। यदि ई कॉमर्स की बात की जा रही है तो ई कॉमर्स में रिलेटेड या ई कॉमर्स में जितने भी अनुचित व्यापार व्यवहार हैं, गलत प्रकार के व्यापार व्यवहार हैं, वो सभी इस नियम में शामिल होंगे। और प्रत्यक्ष बिक्री की यदि हम बात करें, प्रत्यक्ष बिक्री नियम की, तो प्रत्यक्ष बिक्री नियम में प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित जो भी अनुचित व्यापार व्यवहार हैं वो सभी शामिल होंगे। क्योंकि जो उचित व्यापार व्यवहार है उसके बारे में तो नियम में बता ही दिया जा रहा है। इसके अलावा अगर उसमें फ्रॉड होता है, कुछ गलत प्रकार के व्यापार व्यवहार किए जाते हैं, तो वो सभी भी जो है इस नियम में शामिल होंगे। चलिए, ये बहुत शॉर्ट में हमने देखा प्रत्यक्ष बिक्री नियम और उसके बाद हमने ई कॉमर्स नियम, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो हमने लगभग कवर कर ली हैं। अब हम आते हैं इनके एमसीक्यूज पर। पहला प्रश्न, राशन कार्ड में नए सदस्य का नाम जोड़ने हेतु तय समय सीमा है? ए 60 दिन, बी 45 दिन, सी 30 दिन या डी 90 दिन। इसका सही आंसर है सी 30 दिन। सेवाओं को प्रदान किए जाने की समय सीमा लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत तय है, तो इसका आंसर है सी 30 दिन। दूसरा, राशन कार्ड जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी है? ए सचिव ग्राम पंचायत, बी सरपंच ग्राम पंचायत, सी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत या डी कलेक्टर। इसका सही आंसर है सी सीईओ जनपद पंचायत। तीसरा, जिला शिकायत निवारण अधिकारी कौन होता है? डीजीआरओ की बात हो रही है। ए जिला कलेक्टर, बी कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अपर कलेक्टर, सी कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत संयुक्त कलेक्टर, डी इनमें से कोई भी। इसका आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही जो है, यानी या तो स्वयं कलेक्टर या फिर उसने किसी अधिकारी को प्राधिकृत किया है, वो जो है जो अपर कलेक्टर या संयुक्त कलेक्टर लेवल का है वो डीजीआरओ हो सकता है। चौथा, असत्य कथन है। जिला शिकायत निवारण अधिकारी को शिकायत नियत प्रपत्र में किया जाएगा, ठीक है। जिला शिकायत ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, कॉल सेंटर आदि में की जा सकती है, ये भी सही है। ग्राम पंचायत में प्राप्त शिकायत सचिव द्वारा 7 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी को अग्रेषित की जाएगी। जी नहीं, ये समय सीमा है 3 दिवस की। 3 दिवस के अंदर सचिव जो है अनुविभागीय अधिकारी को अग्रेषित करेगा। अनुविभागीय अधिकारी फिर 7 दिवस के अंदर डीजीआरए को अग्रेषित करेंगे। नगरीय निकाय में प्राप्त शिकायत को 7 दिवस के भीतर सीधे डीजीआरओ को अग्रेषित किया जाएगा। डी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जो कि असत्य है। पांचवा, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के विरुद्ध अपील की जा सकती है। डीजीआरओ के खिलाफ, उसके आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है राज्य खाद्य आयोग से, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। छठवां, छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य के पद की रिक्ति की दशा में सत्य है।
पद की रिक्ति यदि होती है राज्य खाद्य आयोग में, तब ए, रिक्त पदों पर शीघ्र नियुक्ति की जाएगी, सही है। सेवा मुक्ति के पश्चात रिक्त पदों की भर्ती की प्रक्रिया रिक्ति से कम 3 माह पूर्व प्रारंभ की जाएगी, ये भी सही है। आयोग का ज्येष्ठतम सदस्य अध्यक्ष का पदभार नई नियुक्ति तक संभालेगा, ये भी सही है। डी, उपयुक्त सभी, तो सभी के सभी सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। 7, राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना इस्तीफा सौंपेंगे। तो राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य अपना इस्तीफा राज्य सरकार को सौंपेंगे, ध्यान देंगे, तो 7 का आंसर ए। 8वां, राज्य खाद्य आयोग की बैठक में गण पूर्ति है, कोरम जो है कितने का है, तो ये है 4 सदस्यों का, अध्यक्ष प्लस सदस्य, तो 8 का आंसर हो जाएगा बी। 9वां, राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों को उनके पद से हटा सकती है राज्य सरकार, 9 का आंसर सी। 10वां, निम्न परिस्थितियों में राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। पहला, वह दिवालिया घोषित कर दिया जाए, ठीक है। दूसरा, सदस्य के रूप में कार्य करने में वह शारीरिक अथवा मानसिक रूप से असमर्थ हो, ठीक है। उस पर कोई आरोप लगा हो, जी नहीं, आरोप लगने मात्र से उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती, अगर दोष सिद्धि होती है तब की बात अलग है। तो तीसरा जो है गलत है। चौथा, उसने किसी प्रकार अपने पद का दुरुपयोग किया हो, सही। तो पहला, दूसरा और चौथा सही, तो डी हो जाएगा इसका आंसर। 11वां, राज्य खाद्य आयोग का प्रावधान करता है, तो इसका प्रावधान करता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16, इसके अलावा छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 18। तो ए और बी दोनों सही हैं इस कंडीशन में, डी हो जाएगा इसका आंसर। 12, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम की अनुसूची 2 संबंधित है। देखिए, अनुसूची 2, चाहे आप बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की या फिर छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम की, दोनों ही कंडीशन में जो अनुसूची 2 है वो पोषाहार मानक से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 13, विभिन्न स्तरों पर सतर्कता समितियों के गठन, बैठक, कर्तव्य एवं दायित्व आदि के संबंध में विनियमन करता है। तो सतर्कता समितियों का गठन कैसा होगा, उनकी बैठक कैसे होंगी, उनके कर्तव्य दायित्व क्या होंगे, इनके संबंध में नियम बनाती है। ए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, बी, छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा एवं पोषण अधिनियम 2012, सी, छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पारदर्शिता एवं जवाबदेही नियम 2017। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देखिए, इसके संबंध में प्रावधान तो जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोनों करते हैं, लेकिन जैसा कहा गया है उनके गठन, बैठक, कर्तव्य, दायित्व आदि के बारे में जो नियम बनाती है वो पारदर्शिता एवं जवाबदेही नियम 2017 में है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 14, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के संबंध में सुमेलित है। ए, उपभोक्ता संरक्षण परिषद अध्याय 4, बी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद अध्याय 3, सी, उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग 5, मध्यस्थता 2। तो देखिए, अध्याय 2 जो है वो संबंधित है उपभोक्ता संरक्षण परिषद से, अध्याय 3 संबंधित है प्राधिकरण से, 4 संबंधित है प्रतितोष आयोग से और 5 संबंधित है मध्यस्थता से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्राधिकरण अध्याय 3। 15, समुचित प्रयोगशाला से अभिप्रेत नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, बी, राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला, सी, किसी विधि द्वारा स्थापित परीक्षण अथवा विश्लेषण हेतु प्रयोगशाला, डी, शासकीय महाविद्यालय की प्रयोगशाला। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। समुचित प्रयोगशाला का सामान्य अर्थ हम लोग समझें तो किसी माल वस्तु के जांच आदि के लिए न्यायालय या प्राधिकरण या आयोग जो है किसी वस्तु को जिस प्रयोगशाला में विश्लेषण के लिए, जांच के लिए भेजेगी वो प्रयोगशाला। 16, परिवादी के विषय में असत्य है, यानी कौन परिवादी नहीं हो सकता। ए, उसकी मृत्यु की दशा में उसका विधिक उत्तराधिकारी होता है, अवयस्क उपभोक्ता की दशा में उसके माता पिता या विधिक संरक्षक होते हैं, विवाहित महिला की स्थिति में उसका पति, जी नहीं, विवाहित महिला हो या अविवाहित महिला हो, अगर वो वयस्क है तो वो परिवादी स्वयं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 17,
सीधे विक्रय से अभिप्रेत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले हमने इसके संबंध में पढ़ा। रिटेल शॉप, विक्रेताओं का नेटवर्क, पिरामिड स्कीम नेटवर्क, डी रिटेल सेवा। तो पिरामिड स्कीम नेटवर्क जो है, पिरामिड स्कीम या फिर जो धन परिचालन की विधि है वो सीधे विक्रय में संबंधित नहीं है, या सीधे विक्रय से मतलब उसका नहीं है। 18 उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 कब से प्रवर्तित है? ए 25 दिसंबर 21, बी 1 जनवरी 22, सी 28 दिसंबर 21 और डी 31 दिसंबर 21। तो इसका सही आंसर है 28 दिसंबर 2021 सी। 19वां उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 निम्न पर लागू नहीं होते। ए प्रत्यक्ष बिक्री के माध्यम से खरीदे या बेचे गए सभी माल और सेवाएं लागू होता है। प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडल लागू होता है। भारत से बाहर की इकाइयां जो भारत में माल एवं सेवाओं की प्रस्थापना करती हैं लागू होता है। प्रत्यक्ष बिक्री के सभी मॉडल में उचित व्यापार पद्धति के सभी प्रारूप ये लागू नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, हमने विशेष रूप से कहा था कि प्रत्यक्ष बिक्री में या फिर ई कॉमर्स में जो अनुचित व्यापार पद्धतियां हैं वो इसमें शामिल होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 20। प्रत्येक प्रत्यक्ष बिक्री इकाई अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में निम्न दस्तावेज रखेंगे। ए निगमन प्रमाण पत्र, बी जीएसटी रजिस्ट्री, सी पैन, डी स्टॉक रिपोर्ट। स्टॉक रिपोर्ट रखना जरूरी नहीं है, इसके बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है, वो दुकानदार की मर्जी है, वो चाहे रखे ना रखे। तो बी का आंसर हो जाएगा डी 21। प्रत्यक्ष विक्रेता के संबंध में सत्य है वह पहचान पत्र वह बिना पूर्व अनुमति के उपभोक्ता के परिसर में जा सकता है, जी नहीं। वह भावी ग्राहक से कोई साहित्य अथवा बिक्री प्रदर्शन उपस करके खरीदने की अपेक्षा नहीं करेगा, जी बिल्कुल सही, खरीदने की अपेक्षा नहीं करेगा, ये सत्य है। इसका आंसर हो जाएगा बी 22। ऐसा व्यक्ति प्रत्यक्ष बिक्री में संलग्न नहीं किया जा सकेगा जो ए इस कारोबार में पहले से संलग्न रहा हो, किया जा सकता है। विकृत चित्त का हो, नहीं किया जा सकता। पिछले 5 वर्षों में वह दिवालिया रहा हो या सिद्ध दोषी हो, इसे भी नहीं किया जा सकता। तो बी और सी दोनों, इसका आंसर हो जाएगा डी 23। उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 ई वाणिज्य पर प्रवृत्त होंगे, नहीं। ई वाणिज्य पर प्रवृत्त होंगे ई वाणिज्य नियम 2020। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नहीं। 24। उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 के उल्लंघन पर, इसके उल्लंघन पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपबंध लागू होंगे। इसका आंसर हो जाएगा बी। 25। प्रत्यक्ष बिक्री इकाई के दायित्व में शामिल नहीं है। ए भारत के भीतर कम से कम एक रजिस्ट्रीकृत भौतिक कार्यालय रखना होगा। पिरामिड स्कीम अथवा धन परिचालन स्कीम में शामिल न होने का घोषणा पत्र देना होगा। अपने प्रत्यक्ष विक्रेताओं के पहचान व पते सुनिश्चित करना होगा। प्रत्यक्ष विक्रेताओं के माल या सेवाओं के बिक्री से उत्पन्न शिकायतों का जिम्मेदार ना होना, जी नहीं, उसे जिम्मेदार होना होगा। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी। 26। नेटवर्किंग बिजनेस के संगत उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम में प्रयुक्त शब्दावली है। नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में हमने बताया था कि जो पिरामिड स्कीम है वो नेटवर्किंग बिजनेस है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ए। 27। ई कॉमर्स संबंधी खरीद एवं बिक्री संबंधी उपबंध करती है। किसमें उपबंध है ई कॉमर्स संबंधी खरीदी बिक्री में? ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, इसमें भी है। उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020, इसमें भी है। तो सी दोनों में। देखिए उपबंध की बात हो रही है, कौन कौन से नियम या अधिनियम में इसके बारे में बात की जा रही है? तो इसके बारे में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी बात करता है और ये नियम भी बात करता है। तो सी दोनों। 28। उपभोक्ता संरक्षण ई वाणिज्य नियम 2020 लागू होंगे। किस पर लागू होंगे? पहला, नेटवर्क पर खरीदी बेची गई वस्तुएं लागू होंगी। ई वाणिज्य के सभी मॉडल पर लागू होंगी। ई वाणिज्य के सभी प्रकार के अनुचित व्यवहार पर लागू होंगी। ई वाणिज्य के फुटकर विक्रेता पर लागू होंगी। तो चारों पर लागू होंगी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 1 2 3 4। 29। ई वाणिज्य इकाई से अभिप्रेत नहीं है। व्यक्ति जो ई कारोबार के लिए प्लेटफॉर्म का स्वामित्व करता है। जो ई कारोबार के प्लेटफॉर्म का संचालन अथवा प्रबंधन करता है।
विक्रेता जो ई वाणिज्य पर अपने वस्तु अथवा सेवाओं की बिक्री करता है। इकाई जो ई वाणिज्य पर बेचे अथवा खरीदे वस्तुओं का संग्रहण एवं वितरण करता है। जी नहीं, तो जो वस्तुएं डिलीवरी करने का काम करता है वो इसमें शामिल नहीं है। 30, इकाई जो ई वाणिज्य में क्रय विक्रय हेतु प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है वो कहलाता है बाजार स्थल ई वाणिज्य इकाई, मार्केट प्लेस। ए। 31, ई वाणिज्य इकाई को शिकायत का निपटान करना होगा 30 दिनों के भीतर। इसका आंसर हो जाएगा बी। 32, प्रत्येक ई वाणिज्य इकाई द्वारा अपने प्लेटफॉर्म पर आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली जानकारियों में शामिल नहीं है। इसका विधिक नाम है, इसके मुख्यालय अथवा शाखाओं के इलेक्ट्रॉनिक पते हैं, वेबसाइट का नाम और ब्यौरा है, संपर्क अधिकारी शिकायत के नाम है। बी पर ध्यान देंगे, इसके मुख्यालय अथवा शाखाओं के इलेक्ट्रॉनिक पते। जी नहीं, भौतिक पते। भौतिक पते जरूरी है जिससे उसको ट्रेस किया जा सके, जहां पर पत्र व्यवहार किया जा सके, जहां पर कुछ कानूनी कार्रवाई अगर करनी हो तो जिसको ट्रेस किया जा सके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 33, उपभोक्ता संरक्षण के किसी मामले में यदि उपभोक्ता समूहों का निर्धारण नहीं किया जा सकता, यानी उपभोक्ता जो है यदि समूह में है, ग्रुप में है और उनका निर्धारण नहीं किया जा सक रहा है, तो ऐसी हानि अथवा क्षति हेतु देय राशि जमा की जाएगी। ऐसी राशि कहाँ जमा की जाएगी? ए, राष्ट्रीय आयोग के आदेश पर केंद्र द्वारा स्थापित उपभोक्ता कल्याण कोष में, सही है। बी, जिला अथवा राज्य आयोग के आदेश पर राज्य द्वारा स्थापित उपभोक्ता कल्याण कोष में, ठीक है। सी, उपभोक्ता राहत कोष में। जी नहीं, उपभोक्ता राहत कोष जैसी कोई कोष नहीं होती। तो ए और बी दोनों सही हैं, इसका आंसर हो जाएगा डी। 34वां, उपभोक्ता कल्याण कोष विनियमित है। उपभोक्ता कल्याण कोष किसके अंतर्गत, यानी किस अधिनियम के अंतर्गत जो है बनाया गया है? तो याद रखेंगे, उपभोक्ता कल्याण कोष अधिनियमित है या विनियमित है जीएसटी एक्ट, माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के अधीन। याद रखेंगे, इसका आंसर है बी। 35, राज्य अथवा जिला आयोग पर प्रशासनिक नियंत्रण के संबंध में सत्य है। पहला कथन, राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष या उसके द्वारा प्राधिकृत सदस्य प्रत्येक राज्य के आयोग का प्रतिवर्ष कम से कम एक बार निरीक्षण करेगा तथा इसकी रिपोर्ट राष्ट्रीय आयोग को 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा, ठीक है। 2, रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय आयोग राज्य आयोग को प्रशासनिक निर्देश दे सकेगा जो उसकी अर्ध न्यायिक स्वतंत्रता पर कोई हस्तक्षेप ना करता हो। तीसरा, राज्य आयोग का अध्यक्ष अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत सदस्य वर्ष में कम से कम एक बार अपने अधिकार क्षेत्र के जिला आयोग का निरीक्षण करेगा और इसकी रिपोर्ट राज्य आयोग को 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करेगा, ठीक है। चौथा, राज्य आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर राष्ट्रीय आयोग जांच पश्चात उसके विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा केंद्र सरकार से करेगा। जी नहीं, राज्य सरकार से करना होगा क्योंकि राज्य आयोग जो है राज्य सरकार के अधीन है। तो 1, 2 और 3 तीनों कथन सही हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। 36वां, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में खाद्यान्न से अभिप्रेत नहीं है। ए, चावल है खाद्यान्न में। बी, गेहूं भी है। सी, मोटा अनाज भी है। डी, इनका मिश्रण जिसकी गुणवत्ता राज्य सरकार किसी आदेश द्वारा विहित करें। जी नहीं, इनका मिश्रण भी खाद्यान्न में आता है बशर्ते कि इसकी गुणवत्ता का निर्धारण जो है केंद्र सरकार किसी आदेश द्वारा करती है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा। 37, राज्य सरकार की बाध्यताएं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के किस अध्याय में है? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अध्याय 9 में राज्य सरकार की बाध्यताएं दी गई हैं। आंसर बी। 38, निम्न परिस्थितियों के अलावा केंद्र अथवा राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा हेतु पात्र हितग्राहियों के लिए उत्तरदायी होगी, यानी वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिस पर वो उत्तरदायी नहीं होंगी? तो ए, युद्ध में नहीं होती। बी, बाढ़ में नहीं होती। सी, चक्रवात में नहीं होती। डी, हड़ताल जो है इसका सही आंसर है, यानी हड़ताल जो है आपात स्थितियों में शामिल नहीं है। तो 39 का डी, माफ कीजिएगा 38 का डी। 39, प्रत्येक राज्य खाद्य सुरक्षा हेतु आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेगा। तो आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र के बारे में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम दोनों में दिया हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अध्याय 7 में और
छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा के अध्याय 10 में। तो ए और बी दोनों इसके आंसर हो जाएंगे। 39 का डी। 40, नकली माल के निर्माण, भंडारण एवं विक्रय करने पर शास्ति है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 90 के अधीन, बी धारा 91 के अधीन, सी आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 25 के अधीन, या फिर डी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 89 के अधीन। तो ध्यान देंगे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 88 जो है वो केंद्रीय प्राधिकरण के आदेश के पालन न करने पर शास्ति से संबंधित है। धारा 89 जो है मिथ्या विज्ञापन से संबंधित है। धारा 90 अपद्रव्य से संबंधित है और धारा 91 नकली माल से संबंधित है। तो यहां पूछा गया है नकली माल के बारे में, तो इसका आंसर हो जाएगा बी धारा 91 के अधीन। 41, त्रुटिपूर्ण उत्पाद के कारण उपभोक्ता को हुई हानि पर उत्पाद निर्माता या सेवा प्रदाता विक्रेता के विरुद्ध परिवाद की जा सकती है। त्रुटिपूर्ण माल पर परिवाद करने से संबंधित धारा के बारे में यहां पर पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 83 के अधीन। याद रखेंगे 83 जो है परिवाद, त्रुटिपूर्ण उत्पाद के विरुद्ध परिवाद से संबंधित है। धारा 84 जो है विनिर्माता का दायित्व से संबंधित है। धारा 85 सेवा प्रदाता के दायित्व से संबंधित है और 86 जो है उत्पाद विक्रेता के दायित्व से संबंधित है। यानी 84 विनिर्माता, 85 सेवा प्रदाता और 86 जो है वो विक्रेता के। 42वां, जन भागीदारी वेबसाइट का पता है। तो एक तो ध्यान रखेंगे कि वेबसाइट के पते में आजकल जितने भी जो वेबसाइट होते हैं वो सिक्योर वेबसाइट होते हैं, तो HTTPS होता है उसमें। तो पहला वैसे ही गलत हो गया। दूसरा में देखिए cg.org लिखा हुआ है। ORG होता है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार की बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन तो वो है नहीं, तो nic.in होता है। सी में जो है www लिया हुआ है, जो कि नहीं होगा। तो डी इसका आंसर है https://खाद्य.cg.nic.in/citizen/citizenhome.aspx। 42 का आंसर डी। 43, ऑनलाइन संरक्षण हेतु उपभोक्ता संरक्षण हेतु ऑनलाइन शिकायत के लिए जारी ई दाखिल पोर्टल का छत्तीसगढ़ में शुभारंभ हुआ था। छत्तीसगढ़ में इसका शुभारंभ हुआ था 24 दिसंबर 2020 से। तो 43 का आंसर ए। 44, छत्तीसगढ़ में धान उपार्जन से संबंधित ऐप है। ए भुइयां ऐप, भुइयां ऐप जो है नक्शा खसरा से संबंधित है। बी धनहा ऐप, जी बी इसका आंसर है। 45, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायत हेतु टोल फ्री नंबर है सी 1967। ए 112 जो है इमरजेंसी कॉल है। बी 108 जो है एम्बुलेंस सेवा। सी 1967 ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबंधित शिकायत है। और डी 1098 जो है चाइल्ड लाइन है। आशा करते हैं ये वीडियो आपकी तैयारियों में मदद करेगा। हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।